हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सेट प्रैक्टिस भी कराया जाता है। जिन बच्चों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देना बाकी है अभी, वो इस क्लास को पूरा देखिएगा। उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि कोणार्क सूर्य मंदिर डैश में स्थित है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा में। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनकर तैयार हुआ था दोस्तों? तो ये कब बना था? तो ये 13वीं शताब्दी में। ये कब बना था? तो 13वीं शताब्दी में। कब शताब्दी में कब बना था? तो ये 1250 में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, किसने बनवाया था? तो ये गंग वंश के शासक, जो गंग वंश के राजा थे, नरसिंह देव प्रथम, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा इतना चीज़ कि कब बना था? तो ये 13वीं शताब्दी में। कब? तो 1250 में। किस राजा ने बनवाया था? तो ये नरसिंह देव, ये गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आप लोग को बढ़िया से दिखे। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था? जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है वो किसके द्वारा पूरा किया गया था, बनकर तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ये सिख गुरु माने सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले डैश को मापने की एक इकाई है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये बहुत ही कम लोग को ऐसा क्वेश्चन मिला होगा देखने को। ठीक है, कि एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले डैश को मापने की एक इकाई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दबाव। ठीक है, दबाव, ठीक ना, इसकी मापने की एक इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र डैश है। ठीक है, कलमकारी चित्रकला कहाँ का मुख्य केंद्र है दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रकला कहाँ का मुख्य केंद्र है? तो ये आंध्र प्रदेश का मुख्य केंद्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पानी के डैश बनाने के लिए दो हाइड्रोजन अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बनते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि पानी के डैश बनाने के लिए दो हाइड्रोजन अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बनते हैं। तो ये कितने? तो पानी के दो अणु से बनाने के लिए, ठीक है, पानी के दो अणु बनाने के लिए, जो पानी के जो दोस्तों H2O, तो पानी के दो अणु बनाने के लिए, ठीक ना, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात में नर्मदा सागर परियोजना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीव में पाया जाता है? क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दोस्तों कि सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीव में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वन्य जीव में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वन्य जीव में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यही थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग को याद रहेगा कि भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनका कब से कब कार्यकाल था? तो ये 1856 से लेकर 1862 तक। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। इन्हीं के काल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट किया गया था। ठीक ना, आप लोग को याद रहेगा। और इन्हीं के शासन काल में 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बताने के लिए बहुत चीज़ है, लेकिन
हम सोच रहे हैं कि रिवीजन करा दें, ठीक है। और दोस्तों कोई लड़के कमेंट करते हैं कि दोस्तों कि सर ये ऐसा क्लास आप ला रहे हैं प्रीवियस ईयर, इसमें तो क्वेश्चन लड़ता ही नहीं। दोस्तों आप लोग को समझना चाहिए, जो स्टूडेंट अगर तैयारी करते होंगे तो जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से कितना फ़ायदा होता है। वो आप जान पाइएगा कि हाँ, रेलवे कांस्टेबल जो आरपीएफ कांस्टेबल है उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा गया है, चाहे एनटीपीसी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, वो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इमेजिन कर सकते हैं और उसी आधार पर आप पढ़ाई अपना जारी कर सकते हैं, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिल्पाधिकारम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शिल्पाधिकारम, जो कि तमिल साहित्य का महाकाव्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है दोस्तों, आप लोग को याद रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि आयात पर लगे कर को डैश कहा जाता है। आयात पर लगे कर को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, टैरिफ। ठीक ना, कि आयात पर लगे जो टैक्स है उसको कहा जाता है तो टैरिफ कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का पानी परासरण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है उसे डैश कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का पानी परासरण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस जो कि ऑस्मोसिस का एक उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, उदाहरण कहिए चाहे उसी के समरूप कहिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा रिपीट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंडीज पर्वत। ठीक ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज पर्वत। ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, जो कि 7 देशों में ये फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई दोस्तों 9,000 किलोमीटर है। कितनी है, तो 9,000 किलोमीटर है ये, जो कि 7 देशों में फैला हुआ है। ठीक ना, आप लोग को याद रहेगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को IBRD बोला जाता है, IBRD बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों इंटरनेशनल पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंग्लिश में इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। अब पहला नंबर तो वर्ल्ड, अब आते हैं ऑप्शन के, देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन में। तो वर्ल्ड बैंक, पहला नंबर की वर्ल्ड बैंक जो है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। कब हुई थी, 1944 में। इसकी मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय तो ये वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की मुख्यालय कहाँ थी, तो वर्ल्ड बैंक की मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में। इसकी स्थापना 1944 में। अब आगे देखते हैं दोस्तों IMF का मुख्यालय, IMF का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये वाशिंगटन DC। इसका भी स्थापना कब हुआ था, तो 1944 में। इसका स्थापना कब हुआ था, 1944 में। ठीक है, और वैसे ही अब ये देख लीजिए कि थी विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका जेनेवा। ये कहाँ है, तो ये आपका जेनेवा है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में। ठीक है, इसी को बोला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में। मुख्यालय जेनेवा। ठीक है, अब लास्ट बच जाता है दोस्तों WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा है। स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो स्थापना हुआ था आपका 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि WTO, इसका मुख्यालय जेनेवा, स्थापना 1995 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये 2 हैं दोस्तों। मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन? फिबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस बोला जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट डैश में स्थित है। जो जवाहरलाल नेहरू जो है बंदरगाह, वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में। उसी को नहावा सेवा बोला जाता है। नहावा सेवा बोला जाता है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलिए चाहे नहावा सेवा बंदरगाह बोलिए, दोनों एक ही है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में आपका स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किन्नमन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? यानी फर्गमेंटेशन फर्गमेंटेशन प्रोसेस की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुइस पास्चर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लुइस पास्चर। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था? तो ये कब किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 1896। इसका राइट आंसर 1896। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जमा स्वीकार करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जमा स्वीकार करना दोस्तों। ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो ये आपका तमिलनाडु। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक ना, आप लोग को याद रहेगा। अब बिहू, बिहू आपका असम। बिहू कहाँ है? असम का है। घूमर राजस्थान, घूमर राजस्थान। ये दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा कि बारदो छम, बारदो छम कहाँ का है? ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही आप लोग को तैयारी कराते रहेंगे दोस्तों। जिस भी एग्ज़ाम का अगर जिस भी एग्ज़ाम का डेट आ जा रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, बिहार SSC हो गया दोस्तों, बिहार पुलिस, और SSC का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे SSC GD से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं आप लोग को तैयारी दोस्तों बढ़िया से करा दूंगा। मेरे क्लास में आप लोग को साइंस और जीके, तो हर हाल में जो लड़का, नए लड़के होंगे जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो आज के क्लास में इतना ही।